नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर इस समय की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में प्राकृतिक साझेदार। सांसदों ने पीएम मोदी के संबोधन के दौरान अनेक बार खड़े होकर बजाई तालियां। इथियोपिया के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओमान के लिए हुए रवाना। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने प्रोटोकॉल से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर विदा करने पहुंचे। लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े विधेयक पर चर्चा जारी। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 भी आज सदन में चर्चा और पारित के लिए सूचीबद्ध। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल सेवा अब और होगी हाईटेक। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ऑटोमेटिक दरवाजों वाली 238 नई ट्रेनें चलेंगी। और नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा के निशाने पर गांधी परिवार। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। गौरव भाटिया ने कहा, सोनिया और राहुल गांधी रिहा नहीं बल्कि जमानत पर हैं बाहर। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। जहां 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से ओमान के लिए अब रवाना हो चुके हैं। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष सम्मान प्रदर्शित किया। वो प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने के लिए विशेष तौर पर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया यात्रा के दूसरे दिन वहां की संसद को संबोधित किया। इथियोपिया की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खत्म होने पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक दुनिया के 18 देशों की संसद में अपना संबोधन दे चुके हैं। वो दुनिया की वैश्विक संस्थाओं में सुधार, 21वीं सदी की आकांक्षाओं के मुताबिक बदलाव और ग्लोबल साउथ की आवाज को एक मंच देने के एक मजबूत पैरोकार हैं। इथियोपिया की संसद में भी उन्होंने एक बार फिर कहा कि ग्लोबल साउथ दुनिया के लिए है। Honorable members, the global south is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। We too are an ancient civilization, walking confidently into the future. With the call of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, together for everyone's growth, with everyone's trust and effort. Our emotions for our motherland also reflect our shared perspectives. India's national song
Vande Mataram and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty, and protect the motherland. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक विश्वसनीय साझेदार है। भारत की साझेदारी बराबरी और मित्रता के भाव से भरी है। इसलिए इथियोपिया और भारत के बीच साइबर और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित रक्षा व अन्य क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने की अपार संभावनाएं हैं। We are natural partners in regional peace, security, and connectivity. Our commitment to mutual security becomes stronger with the signing of the Defense Cooperation Agreement earlier this year. This arrangement focuses on closer military cooperation. It includes collaboration in cybersecurity, in defense industries, in joint research, and in capacity building. I take this opportunity to thank Ethiopia for your solidarity after the terrorist attack in India in Pahalgam in April. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के साथ व्यापार, तकनीक को नए स्तर तक ले जाने और लोगों के आपसी संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल क्षेत्र के अनुभव सहर्ष ही साझा करने के लिए तैयार है। Roll out the Digital Ethiopia 2025 strategy. We are ready to share our expertise and our experience with Ethiopia. And we are honored that you have picked India as a trusted partner to develop the data center for your foreign ministry. इथियोपिया दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद को भी संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज सुबह इथियोपिया की संसद को संबोधित करना मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात थी। इथियोपिया का समृद्ध इतिहास, संस्कृति और भावना गहरी इज्जत और तारीफ जगाते हैं। मैंने साझा मूल्यों, आपसी विश्वास और शांति, विकास और सहयोग के लिए एक साझा विजन के आधार पर अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के साथ मिलकर भारत के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। ये साझा गतिविधि दोनों देशों के बीच गहरे और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रतीक है। अधवा विक्ट्री मेमोरियल और म्यूजियम इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित है। ये मेमोरियल उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने इटली के शासन से आजादी के लिए संघर्ष किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। प्रधानमंत्री ने मेमोरियल पहुंचकर वहां शहीदों को नमन किया। अधवा संग्रहालय में देशभक्तों से जुड़े हथियार, उनकी वर्दी और उनसे जुड़ी कुछ यादों को सहेजा गया है। वहां कई प्रतिमाएं भी हैं जो संघर्ष की राह में इथियोपिया की आवाज बुलंद करने के लिए कुर्बान हो गए। ये म्यूजियम इथियोपिया की विरासत की कहानी को जीवंत बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की विरासत के बारे में विस्तार से जानकारी ली।
इथियोपिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडवा विजय स्मारक भी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि अडवा विजय स्मारक पर माल्यार्पण किया। ये स्मारक इथियोपिया की हिम्मत, एकता और अटूट भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये दुनिया को एक ऐसे गौरवशाली देश की याद दिलाता है जिसने दृढ़ संकल्प और हिम्मत से खुद की रक्षा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में आज शाम ओमान पहुंचेंगे। ओमान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी देश है जो भारत के पश्चिमी तटों से केवल जल से जुड़ा है। ओमान की राजधानी मस्कट ने भारत ओमान संबंधों और उनके विकास की संभावनाओं पर देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी एशिया में दक्षिणी पूर्वी अरब देश ओमान, सऊदी अरब, यूएई और यमन की सीमाएं साझा करता है और इसके दक्षिणी पूर्व में अरब सागर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद दूसरी बार सल्तनत ऑफ ओमान की यात्रा कर रहे हैं, जो दोनों देशों के मधुर राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर हो रही है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश से लेकर प्रौद्योगिकी तक के व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाएगी। One of our oldest strategic partners in the Gulf region, India's relations with Oman are all-encompassing and spans diverse fields such as trade and investment, maritime cooperation and connectivity, energy security and green energy, agriculture and food security, health, defense and security, technology and culture. भारत और ओमान के बीच संबंध लगभग 5000 साल पुराने हैं। राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित किए गए। दोनों देशों के बीच 2008 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई और ओमान के शासक सुल्तान हैथम बिन तारिक ने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की। ओमान भारत का खाड़ी में सबसे निकटतम रक्षा साझेदार है, एकमात्र जीसीसी देश जिसके साथ भारत जल, थल और वायु के क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 10.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। ओमान में 6000 से अधिक भारत ओमान संयुक्त उद्यम मौजूद हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ते हैं। साल 2000 से 2025 के बीच यानी बीते 25 वर्षों में ओमान से भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह कुल 605.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष भारत में परियोजनाओं के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित OIGIF ने अब तक 320 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किया है और अतिरिक्त 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर कार्यान्वयन के चरण में है। दोनों देश नवंबर 2023 से एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता या CEPA पर बातचीत कर रहे हैं। इसे भारतीय मंत्रिमंडल और ओमान की शूरा परिषद दोनों की मंजूरी मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान अन्य प्रमुख समझौते के साथ इसके हस्ताक्षर होने की भी प्रबल संभावना है। Trade and investment relations are a key pillars of our relations with Oman. Our bilateral trade for financial year 2025 stands at $10.61 billion. Bilateral investment flows have also been robust, as reflected in the numerous joint ventures established both in India and Oman. There are several India-Oman joint ventures present in Oman contributing to the country's economic growth and development. ओमान में 6,75,000 प्रवासी भारतीय मौजूद हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ओमान में रहने वाले प्रवासी बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ा इंतजार है। अपने ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर यहाँ आ रहे हैं, वो भी दूसरी बार। हम लोग काफी इंतजार कर रहे हैं उनका आने के लिए। उनका हर्षोल्लास से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। पूरी इंडियन कम्युनिटी ओमान में जो उनकी बेतबरी से इंतजार कर रही है, वो डेफिनेटली बहुत उत्साहित हैं। ओमान भारत की पश्चिमी एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग एवं भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन में एक प्रमुख मध्यस्थ है,
जो द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नई गहराई देगी। 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे थे और कई सारे समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से ओमान और भारत के लोगों को भी कई सारी उम्मीद है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मस्कट, ओमान। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में बताया कि आज 5G भारत ही नहीं बल्कि विश्व की भी सक्सेस स्टोरी बन रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ने बताया कि 5G नेटवर्क के उपभोक्ताओं का यह आंकड़ा 2026 तक 42 करोड़ हो जाएगा और वर्ष 2030 तक देश भर में 5G के 100 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता होंगे। 5G भारत की सक्सेस स्टोरी नहीं है सर, 5G विश्वव्यापक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। भारत ने 5G की टेक्नोलॉजी, मैं बार बार कहता हूं सर कि इंडिया फॉलोड द वर्ल्ड ऑन 4G, इंडिया मार्च्ड विद द वर्ल्ड ऑन 5G, वी विल लीड द वर्ल्ड ऑन 6G। हमारे 778 डिस्ट्रिक्ट्स में से 767 जिलों में 5G की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो चुकी है। मतलब 99.9% तक हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुल मिलाकर आज के दिन पर सर 36 करोड़ 5G के उपभोक्ता आज के दिवस में है 100 करोड़ में से सर, और हमारा अनुमान है कि 2026 तक ये बढ़कर 42 करोड़ होगी। लोकसभा में परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक 2025 को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। बिल सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया be taken into consideration. अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे, कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है। यदि आज हमें इस क्षण की अहमियत का शायद उतना शिद्दत से एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यकीन है आने वाली नस्लें जब इस मुल्क का इतिहास तारीख लिखेंगी तो ये विधेयक एक मील के पत्थर, एक माइलस्टोन की तरह उल्लेखित किया जाएगा। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की भूमिका वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना आज का समय की आवश्यकता है और हमने अपने लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत का भौगोलिक स्तर पर रोल भी बढ़ रहा है, भूमिका भी बढ़ रही है। एंड इफ वी हैव टू बी अ ग्लोबल प्लेयर इफेक्टिवली, वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल बेंचमार्क्स, फॉलो ग्लोबल पैरामीटर्स एंड अडॉप्ट ग्लोबल ग्लोबल स्ट्रेटजीज। आज सारा विश्व क्लीन एनर्जी की जानिब बढ़ चुका है और हमने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047, जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभालते ही कॉप मीटिंग में घोषणा की थी नेट जीरो बाई 2070। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और बढ़ती हुई एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि हम पेट्रोलियम फॉसिल पदार्थों पर अपनी निर्भरता कम करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों ने देश के ग्रामीण परिदृश्य में पिछले एक दशक में हुए व्यापक बदलावों को उजागर किया है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 से दिसंबर 2025 तक की अवधि के दौरान ग्रामीण विकास के बजट, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे के निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है। बात बजट और बुनियादी ढांचे की करें तो उसमें भारी उछाल देखने को मिला है। मंत्रालय की ओर से जारी तुलनात्मक रिपोर्ट दर्शाती है कि जहां वित्त वर्ष 2006-07 से 2013-14 के बीच केंद्र सरकार ने कुल 2,13,220.39 करोड़ रुपए की निधि जारी की थी, तो वहीं 2014-15 से दिसंबर 2025 तक ये बढ़कर 8,53,810.91 करोड़ हो गई है। बजट आवंटन में इस भारी वृद्धि का सीधा असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले 11 वर्षों में पूर्ण की गई परिसंपत्तियों की संख्या बढ़कर 862 हो गई, जबकि पिछली अवधि में ये आंकड़ा 153 लाख ही था। रोजगार सृजन के मामले में भी अभूतपूर्व प्रगति देखी गई। पिछली अवधि की तुलना में कुल सृजित मानव श्रम दिवसों की संख्या 1,660 करोड़ से बढ़कर 3,210 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी। NREGA सॉफ्ट में सक्रिय श्रमिकों की आधार सीडिंग, जो जनवरी 2014 तक मात्र 76 लाख थी, वो अब बढ़कर 12 करोड़ 12 लाख हो गई है। एक महत्वपूर्ण बदलाव व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण में भी देखा गया। पहले कुल कार्यों में व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का हिस्सा मात्र 17.6% था, जो अब बढ़कर 62.95% हो गया। ये ग्रामीण परिवारों की अपनी जमीन पर स्थायी आय के स्रोत विकसित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। 2014 से पहले परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि वर्तमान में 6 करोड़ 44 लाख से ज्यादा परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग कर उन्हें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अब 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में जा रहा है, जबकि 2014 से पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ये आंकड़े 11 दिसंबर 2025 तक की स्थिति को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि डिजिटल इंडिया के समावेश ने ग्रामीण विकास की गति को तेज करने के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार साल 2024-25 में 100 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोल सेक्टर में विस्तृत रिफॉर्म लाए हैं। आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं 24-25 लास्ट ईयर में लगभग 1 बिलियन टन कोल पहली बार भारत में आज प्रोडक्शन हुआ है। आज कोल प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो, हम पूरा तरह वर्तमान साल में भी लास्ट ईयर में भी कोई कम नहीं। आज आपको मालूम है कोयला क्या स्थिति थी। आज अलग अलग रिफॉर्म्स के कारण कोयला सप्लाई और प्रोडक्शन ठीक तरीके से हर सेक्टर में सरकार के द्वारा, हमारा PSU द्वारा हम सप्लाई कर रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि दिल्ली से मेरठ रोड का सफर कम समय में तय होगा। इसके अलावा दिल्ली से देहरादून के लिए नई सड़क का निर्माण किया गया, जो 10 से 15 दिनों में चालू कर दी जाएगी। इसमें यात्री मात्र 2 घंटे में अपना सफर पूरा कर सकेंगे। हमने दिल्ली मेरठ रोड उनके गांव जाने के लिए अच्छा बनाया। पहले 3.5 घंटे लगते, अब 45 मिनट में वो जा रहे हैं। और इसके बाद हमने दिल्ली देहरादून ये नया रोड बनाया है। और दिल्ली देहरादून में जो 36 किलोमीटर जो हमारे अक्षरधाम मंदिर से बना है, उसको हमने पायलट चलने के लिए अलाउ भी कर दिया है। और 10-15 दिन में दिल्ली देहरादून भी पूरा हो जाएगा और फिर दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में होगा। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने आगे कहा कि अब फास्टैग की जगह मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली लाई जा रही है। इसके अंतर्गत वाहन लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके टोल पार कर सकेंगे। इस प्रणाली में नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फास्टैग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। लेन फ्री फ्लो, पहले हमारे पास टोल पर पैसे देने पड़ते थे, तो उसके कारण कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट लगते थे। फिर फास्टैग आ गए,
तो फास्टैग आने के बाद ये 60 सेकंड तक आया है। अब फास्टैग के जगह पर ये मल्टी लेन फ्री फ्लो आने के कारण 80 मैक्सिमम 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली जाएगी, तो टोल नाके पर कोई रोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। तो ये इसके कारण वेटिंग पीरियड लगभग 0 करने का हमारा प्रयास है। इसमें नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन प्लस AI एंड फास्टैग ये योजना है, और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 एंड तक हम 100% ये काम पूरा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।